ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। उत्सर्जन तंत्र के अंदर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में हमने बात की। मूत्र निर्माण की तीनों प्रकार की क्रियाविधि पर हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि से संबंधित प्रतिप्रवाह प्रक्रिया को पढ़ा। प्रतिप्रवाह प्रक्रिया के बारे में हमने बात की। अब अपन ने कहा कि मूत्र का निर्माण वृक्क करता है, किडनी करती है, तो इस किडनी पर कोई ना कोई ऐसा नियमन का कार्य भी किया जाना चाहिए जिससे सुचारू रूप से क्या करे, मूत्र निर्माण का कार्य करती रहे। तो अब जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पर रेगुलेशन का कार्य करता है, किडनी का जो रेगुलेशन का कार्य करता है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो हेडिंग अपनी बढ़नी चाहिए वृक्क का नियमन। वृक्क का नियमन। आरबीएससी बोर्ड वाले ये सोच रहे हैं कि हमारी बुक के अंदर इस प्रकार का कोई टॉपिक नहीं है, तो आरबीएससी बोर्ड के अंदर इस प्रकार का कोई टॉपिक नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर है वो ये चीजें दी गई है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। सामान्य रूप से वृक्क का जो नियमन होता है, किडनी के कार्यों का नियमन होता है, यह हार्मोनल बेस होता है। क्या होता है? हार्मोनल बेस। हार्मोन फीडबैक क्रियाविधि के द्वारा इसका है वो नियंत्रण किया जाता है। हार्मोन फीडबैक क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रण तीन प्रकार की चीजें मिलकर के करती है। एक तो इसका जो नियमन करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और एक होता है जे जी कॉम्प्लेक्स, अपन ने बोला था जेजीए होता है, ये इसका क्या करता है? नियमन करता है। इसके अलावा कुछ लिमिट्स तक, कुछ सीमा तक इसका नियमन करने का काम हृदय भी करता है। कौन करता है? हार्ट करता है। तो ये मुख्य रूप से तीन संरचना है जो हार्मोन फीडबैक क्रियाविधि के द्वारा इसका नियमन करता है। वृक्क के कार्यों का नियमन हार्मोन फीडबैक क्रियाविधि मैकेनिज्म के द्वारा मुख्यतः हाइपोथैलेमस जेजीए, जेजी कॉम्प्लेक्स लिख दे या जेजीए लिख दे, जेजी कॉम्प्लेक्स तथा कुछ सीमा तक कौन करता है? हार्ट, हृदय भी किया जाता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से जो अपन को याद रखने की चीज ये है कि हाइपोथैलेमस, जेजी कॉम्प्लेक्स और कुछ मात्रा में ये हृदय के द्वारा नियमित किया जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हाइपोथैलेमस इसका नियमन करता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस द्वारा नियमन। हाइपोथैलेमस किस प्रकार से इसका नियमन करता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस तो हमने कहा कि हाइपोथैलेमस के द्वारा नियमन होता है। मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस द्वारा किस प्रकार से नियमन होता है? ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस ये प्रासरण ग्राही इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके ऊपर प्रासरण, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रासरण ग्राही पाए जाते हैं जो आयनों की सांद्रता के आयनों की सांद्रता में परिवर्तन के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। इसमें प्रासरण ग्राही पाए जाते हैं, प्रासरण ग्राही पाए जाते हैं जो शरीर आयनों या शरीर द्रव्यों, रक्त आयतन व
शरीर द्रव्यों की सांद्रता के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। इसके प्रति क्या होते हैं, ये संवेदना प्रदर्शित करते हैं, संवेदी होते हैं। और संवेदी होने के कारण ये क्या करते हैं, यदि मान लो अपने शरीर के अंदर अत्यधिक द्रव की हानि होने लग जाए तो ये प्रासरण ग्राही है वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और हाइपोथैलेमस को निर्देश देते हैं। क्या करते हैं, निर्देश। अपन लिखेंगे कि शरीर से अत्यधिक द्रव्यों की हानि होने पर ये प्रासरणग्राही सक्रिय होकर हाइपोथैलेमस को संवेग पहुंचाते हैं। सूचना कहाँ पहुंचाते हैं, शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में द्रव्य पदार्थों की हानि हो रही है तो ये हाइपोथैलेमस को प्रासरण ग्राही है वो संदेश देते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, देखो हाइपोथैलेमस ये पचप्यूस ग्रंथि के द्वारा वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। जैसे ही वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन स्त्रावित होगा तो ये दो कार्य करता है। पहला ये क्या कार्य करेगा, ये शरीर के अंदर अत्यधिक द्रव्य हानि को रोक देता है। ये डीसीटी पर काम करता है और डीसीटी पर काम करके क्या कर देता है, ये शरीर के अंदर होने वाले अत्यधिक जल का जो हानि हो रही है वहां पर क्या करेगा, ये डीसीटी पर जाकर के अत्यधिक मात्रा में पुनरावशोषण को प्रेरित करेगा। जल अत्यधिक पुनरावशोषित होगा तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी, शरीर से बाहर जानी कम हो जाएगी। इसलिए डाईयूरेसिस को ये रोक देता है। क्या कर देता है, डाईयूरेसिस को रोक देता है। हाइपोथैलेमस पचप्यूस ग्रंथि पचप्यूस ग्रंथि से एडीएच एड्रिनल डाईयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन के स्त्रवण का प्रेरण करता है। ये क्या होता है, एडीएच क्या करता है फिर, ये एडीएच कहां पर काम करता है, वृक्कीय नलिकाओं पर काम करता है। तो लिख सकते हैं एडीएच वृक्कीय नलिकाओं से, वृक्कीय नलिकाओं में मुख्य रूप से डीसीटी पर, किस पर काम करता है, डीसीटी से जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। जल के अत्यधिक पुनरावशोषण को प्रेरित करता है तथा डाईयूरेसिस को रोक देता है। डाईयूरेसिस थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, डाईयूरेसिस को रोक देता है। क्या कर देता है, डाईयूरेसिस को रोक। डाईयूरेसिस का मतलब है अत्यधिक जल की हानि, डाईयूरेसिस कहलाता है। डाईयूरेसिस को रोक देता है, यानी कि ये एडीएच होता है वो वाहिनी के संकुचन को प्रेरित कर देता है। क्या करता है, वाहिनी के संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा वाहिनी संकुचन के कारण ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। अत्यधिक रक्त है वो कहाँ आता है,
अत्यधिक मात्रा में प्रवाह है, द्रव है, वो कहाँ आता है, वृक्क नलिकाओं के अंदर आता है। अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, ये पुनरावशोषण प्रेरित करता है। ये मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहलाता है, मतलब मूत्र के अंदर से जल की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से डायूरेसिस को क्या कर देता है, ये रोक देता है। अब डायूरेसिस को रोक देता है, इसके अलावा ये क्या कर देता है, वाहिनी संकुचन को प्रेरित करके रक्त दाब को बढ़ा देता है। दूसरा काम इसका क्या है, वेसोप्रेसिन का, ये वाहिनी संकुचन को प्रेरित कर रक्त दाब को बढ़ा देता है। बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर रक्त प्रवाह ब्लड फ्लो तथा GFR बढ़ जाता है। ठीक है, GFR बढ़ जाता है, यानी कि इस किडनी के GFR और ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को नियंत्रित करने का काम करता है। तो ADH के दो मुख्य कार्य होते हैं, ये ADH के द्वारा नियमन होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा इस प्रकार से नियमन होता है। और दूसरा है अब मुख्य रूप से जेजी कॉम्प्लेक्स के द्वारा नियमन किस प्रकार से होता है। जेजी कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन बात करते हैं। आपने ये लिख दिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मुझे पूरा पेज चाहिए। दूसरा है जेजी कॉम्प्लेक्स के द्वारा नियमन। दूसरा है जेजी कॉम्प्लेक्स द्वारा नियमन। जेजी कॉम्प्लेक्स से कैसे नियमन होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा प्रवाहित होने वाला रक्त कम हो जाता है, तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाता है जिससे GFR भी कम हो जाएगा। अब जैसे ही GFR कम हो जाता है तो ये जेजी सेल होती है। हमने कहा था कि जेजी सेल कहाँ पाई जाती है, DCT के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा वृक्क की नलिकाओं के अंदर पाई जाने वाली नलिका होती है जो GFR को नियंत्रित करने का कार्य कर रही है। हमने कहा था कि GFR को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं काम करती है और तीनों के बारे में हमने बात वहां पर की थी। उसके अंदर ये जेजी सेल भी थी। जैसे ही GFR कम हो जाता है वैसे ही जेजी सेल क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और निष्क्रिय रेनिन कणिकाओं को क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है। अपन लिख देते हैं, सबसे पहले ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जैसे ही कम हो जाता है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम, जिससे है वो GFR क्या हो जाती है, कम हो जाती है। GFR कम होते ही जेजी सेल है वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। जेजी सेल का सक्रियण, एक्टिवेशन। जेजी सेल एक्टिव हो जाती है तो रेनिन क्या कर देती है, रेनिन का स्त्रवण करती है। किसका, रेनिन का स्त्रवण कर देती है। ये निष्क्रिय रेनिन की कणिकाएं, ये निष्क्रिय रेनिन की कणिका एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर परिवर्तित कर देता है। रक्त के अंदर पाया जाता है एंजियोटेंसिन, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर परिवर्तित कर देता है।
टेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन फर्स्ट का एंजियोटेंसिन सेकंड में परिवर्तन। अब जो भी कमाल करेगा ये एंजियोटेंसिन सेकंड करेगा। क्या करेगा? एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड दो प्रकार के काम करता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के काम करता है। कौन कौन से दो प्रकार के काम कर देता है? पहला तो ये काम करेगा वाहिनी के संकुचन का प्रेरण कर देता है, रक्त वाहिनियों के संकुचन को प्रेरित करता है। जैसे ही संकुचन होगा वैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जीएफआर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरा काम ये करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का प्रेरण कर देता है। एड्रिनल ग्रंथि के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स पाया जाता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रेरित करता है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रवण को प्रेरित कर देता है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या कर देता है? ये सोडियम प्लस तथा जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। जैसे ही इनका पुनरावशोषण प्रेरित होता है वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है और जीएफआर भी बढ़ जाता है। तो आप लिख सकते हो, तो मुख्य रूप से ये क्या कर देता है? पहला काम क्या करता है? वाहिनी संकुचन का प्रेरण करता है। वाहिनी संकुचन का प्रेरण। जैसे ही वाहिनी संकुचन होता है वैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है वैसे ही जीएफआर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अपन को इसको ही कंट्रोल करना था। दूसरा ये काम क्या करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का प्रेरण कर देता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का प्रेरण करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या कर देता है? एल्डोस्टेरोन का प्रेरण करता है। एल्डोस्टेरोन के स्त्रवण का प्रेरण करता है। जैसे ही एल्डोस्टेरोन का कार्य होता है शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के आयनों की मात्रा को संतुलित करने का काम कौन कर देता है? एल्डोस्टेरोन करता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम और जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करेगा। Na+ व जल के पुनरावशोषण का प्रेरण करेगा। इसका प्रेरण होते ही ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और इससे जीएफआर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, जीएफआर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। मुख्य रूप से आप है वो इनको ध्यान में रखोगे। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको है वो ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, इसको आप एक बार कॉपी कर दीजिए। आगे पढ़ते हैं हृदय के द्वारा नियमन। अब है हृदय के द्वारा किस प्रकार से है वो इसका नियमन होता है। ठीक है, बात करते हैं। यहां पर अपन पढ़ लेते हैं। ये जो सम्मिलित रूप से यहां पर अपन देख रहे हैं, एक तो एंजियोटेंसिन काम कर रहा है, एक एल्डोस्टेरोन काम कर रहा है और एक और क्या काम कर रहा है? जेजी कॉम्प्लेक्स के द्वारा एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन और मुख्य रूप से
जेजी कॉम्प्लेक्स के द्वारा रेनिन, क्या है, रेनिन। ये मुख्य रूप से देखो हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो रेनिन है, क्या है, रेनिन प्लस एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और ऐसे लिखो एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, RAAS, रास कहलाते हैं, RAS, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन और एंजियोटेंसिन, ये RAAS कहलाते हैं। इसको सम्मिलित रूप से रास कहा जाता है, ठीक है। इसको केवल और केवल ध्यान रखना आपको। अब तीसरा है हृदय के द्वारा, हृदय द्वारा नियमन। देखो हृदय द्वारा, हृदय कुछ मात्रा में वृक्क के कार्य को नियमित करने का कार्य करता है। किस प्रकार से नियमित करने का कार्य करता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो हृदय इस जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर GFR बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये क्या कर देता है, हृदय एक पेप्टाइड प्रकृति का एक हार्मोन स्त्रावित करता है जिसको कहते हैं ANF, क्या बोलते हैं, ANF, और इसकी वाहिनी के द्वारा स्त्रावित होता है जिसको बोलते हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, आर्ट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। ये ANF स्त्रावित कर देता है और ANF क्या होता है, इस RAAS का विरोधी होता है, यानी कि इसके कार्य को ये क्या कर देता है, संदमित कर देता है। ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को कम कर देता है, यानी कि वाहिनी के क्या कर देता है, वाहिनी के संकुचन को प्रेरित करके ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को कम कर देता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और GFR की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। वाहिनी विस्तारक होता है ANF। तो अपन लिख सकते हैं कि GFR कॉमा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कॉमा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ने पर हृदय वाहिनियों द्वारा एक पेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन स्त्रावित होता है जिसे ANF यानी कि एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर स्त्रावित होता है, जो वाहिनी विस्तारक यानी कि वाहिनी का विस्तार कर देता है, वाहिनी विस्तारक होता है, वाहिनियों का क्या कर देता है, विस्तार कर देता है। जैसे ही वाहिनी का विस्तार होता है वैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और GFR भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ANF करता है। क्या करता है, ANF नियंत्रित करता है। इसलिए ANF को इस RAAS का विरोधी प्रकृति का माना जाता है, RAAS का विरोधी प्रकृति का माना जाता है। तो आप लिख सकते हो नीचे, यहाँ पर नीचे लिख सकते हो कि ANF
ये RAAS का विरोधी प्रकृति का होता है, नीचे लिख देना आप, ठीक है। ANF RAS का क्या होता है, विरोधी प्रकृति का होता है। इस प्रकार से हार्मोन का नियमन होता है, किसके द्वारा, हार्मोनल फीडबैक क्रियाविधि के द्वारा वृक्क के कार्यों का नियमन किया जाता है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ेंगे, हम ये वृक्क की संरचना के बारे में और वृक्क के कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। अब अपन यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, मूत्राशय के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से मूत्राशय काम करता है और किस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं। इस चीज का आप बहुत ही ध्यान ज्यादा रखोगे, बहुत बार बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन, फर्स्ट का एंजियोटेंसिन सेकंड में परिवर्तन कौन करता है, रेनिन करता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड किस किस प्रकार के कार्य करता है और किस प्रकार से मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, ये चीज़ है वो आप धीरे धीरे याद करोगे। देखो अब है मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। मूत्राशय, देखो मूत्राशय होता है, ये मूत्रवाहिनी है वो खुलती है आगे से आकर के किसमें, मूत्राशय के अंदर खुलती है। और यही मूत्राशय होता है, ये कुछ मात्रा में क्या करता है, मूत्र का संग्रहण करने का कार्य करता है, मूत्र को संग्रहित करने का कार्य करता है। इसकी आप संरचना देखने जाए तो ये उल्टी नाशपति के आकार का होता है। क्या होता है, उल्टी नाशपति के आकार का एक थैली सदृश संरचना होती है। और ये क्या करती है, मूत्र को संग्रहित करने का कार्य करती है। तो आप लिख सकते हो, यह उल्टी नाशपति के आकार का थैली सदृश संरचना है। कैसी है, थैली सदृश संरचना है, उल्टी नाशपति के आकार का थैली सदृश संरचना होती है। अब के दीवारों की बात करें अपन, तो इसकी दीवारें होती है वो बाह्य और आंतरिक, दो प्रकार की दीवारें इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाहर की ओर दीवार पाई जाती है, बाहर की ओर दीवार होती है वो चिकनी पेशियों से बनी होती है। किसकी, चिकनी पेशियों की बनी हुई होती है। और आंतरिक दीवार पाई जाती है डिट्रेसर मसल्स के द्वारा बनी हुई होती है। यह बाह्य दीवार है, क्या है, बाह्य दीवार चिकनी पेशियों से निर्मित होती है। और आंतरिक दीवारों की बात करें तो ये आंतरिक दीवार है वो डिट्रेसर मसल से बनी हुई होती है, डिट्रेसर पेशियों से बनी हुई होती है। अपन लिख सकते हैं इसकी आंतरिक दीवारें डिट्रेसर मसल्स की बनी होती है। स्याही खत्म हो गई, हम स्याही भरते हैं इसके अंदर, ठीक है।
डिट्रेसर मसल की बनी हुई होती है तथा बाह्य दीवार चिकनी पेशियों से निर्मित होती है। क्या होती है? निर्मित होती है। अब देखो, इसकी जो आंतरिक दीवार है, ये आंतरिक दीवार केराटिनीकृत होती है। क्या होती है? केराटिन का इसके अंदर जमाव होता है, केराटिनीकृत होती है। इसके अलावा ये जो आंतरिक दीवार होती है वो संकुचनशील प्रकृति की होती है, यानी कि ये संकुचन कर सकती है। मूत्र उत्सर्जन के समय ये डिट्रेसर पेशियों या डिट्रेसर मसल्स के अंदर क्या होता है? संकुचन होता है, और संकुचन के फलस्वरूप इनके अंदर केराटिन का जमाव रहता है। आप लिख सकते हो इसकी आंतरिक दीवारें केराटिनीकृत होती है तथा संकुचनशील प्रकृति की होती है। इसके अलावा नीचे की ओर इसके अंदर दो प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मूत्राशय की निचली सतह पर दो प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। एक तो आंतरिक अवरोधनी होती है और एक बाह्य अवरोधनी होती है। सामान्य रूप की अपन बात करें तो डिट्रेसर मसल्स होती है, वो क्या होती है? विश्राम अवस्था के अंदर होती है, विश्रांति अवस्था के अंदर होती है। लेकिन ये जो नीचे की ओर आपको अवरोधनियां दिखाई दे रही है, एक तो होती है आंतरिक अवरोधनी और एक होती है बाह्य अवरोधनी। क्या? बाह्य अवरोधनी। ये दोनों संकुचित अवस्था के अंदर रहती है। तो आप लिख सकते इसके निचले कोने में या पृष्ठ में, एक ही बात है, ठीक है, कोने में दो अवरोधनियां पाई जाती है। पहली क्या है? आंतरिक अवरोधनी, और दूसरी कौन सी है? बाह्य अवरोधनी। ठीक है, दो प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य अवरोधनी। सर दो प्रकार की अवरोधनियां क्यों? ये आंतरिक अवरोधनी होती है, ये क्या होती है? अनैच्छिक होती है। क्या होती है? अनैच्छिक। जबकि जो बाह्य अवरोधनी होती है वो ऐच्छिक प्रकृति की होती है। लिख सकते हो आप, आंतरिक अवरोधनी ये अनैच्छिक होती है, यानी कि अपनी इच्छा के द्वारा ये संकुचन या शिथिलन नहीं होता है। संकुचित अवस्था में, शिथिल अवस्था के अंदर ये आ सकती है सामान्य रूप से, अनैच्छिक रूप से, और ये अपनी इच्छा में होती है, ये ऐच्छिक प्रकृति की होती है। बाह्य अवरोधनी ऐच्छिक होती है। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बाह्य अवरोधनी अल्प विकसित होती है। जब छोटे होते हैं 1 साल के अंदर तो उनके अंदर ये बाह्य अवरोधनी क्या होती है? अल्प विकसित होती है, और आंतरिक अवरोधनी पूर्ण विकसित होती है। जब ये ब्लैडर भर जाता है तो आंतरिक अवरोधनी क्या हो जाती है? शिथिलित अवस्था के अंदर आ जाती है, और शिथिलित अवस्था आ जाने के कारण बच्चे हैं वो मूत्र उत्सर्जन कर देते हैं। इसलिए बिस्तर के अंदर कभी भी कहीं भी जैसे ही ब्लैडर भर जाता है तो ये मूत्र उत्सर्जन कर देते हैं, यानी कि ऐच्छिक अवरोधनी इनके अंदर विकसित नहीं होती। अनैच्छिक रूप से आंतरिक अवरोधनी विकसित होती है जो अपना काम करती है। ठीक है, तो अपने एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सामान्य रूप से, सामान्यतः डिट्रेसर मसल्स की बात करें, डिस्ट्रेसर मसल शिथिलित अवस्था में तथा अवरोधनियां
संकुचित अवस्था में रहती है। क्या रहती है? संकुचित अवस्था में रहती है। ठीक है, सामान्य रूप से अपन बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये होती है। ये मुख्य रूप से इस प्रकार से मूत्राशय की संरचना होती है। आप बना दो इसको। अब आप आगे अपन पढ़ते हैं मूत्र के बारे में। मूत्र की प्रकृति, नेचर वेचर कैसी होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, मूत्र के बारे में पढ़ने से पहले अपन एक बीच में छोटा सा टॉपिक आता है मूत्रण। मूत्रण की प्रक्रिया यानी कि मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया मूत्रण प्रक्रिया कहलाती है। मूत्रण कहलाती है, मिक्सुरेशन। तो ये कंप्लीट कर देते हैं। टॉपिक बीच में मूत्रण। मूत्रण का मतलब है ब्लैडर पूरा भर जाने के, यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाने के बाद में मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूत्रण कहलाती है। आप लिख सकते हो मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया मूत्रण कहलाती है। इस पर जो काम करता है ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। क्या करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस मूत्राशय की आंतरिक दीवार में हमने कहा कि डिट्रेशन मसल पाई जाती है और डिट्रेशन मसल के चारों ओर तनाव संवेदांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तनाव संवेदांग पाए जाते हैं। जैसे ही ब्लैडर भर जाता है तो तनाव संवेदांग एक्टिव होकर के एक मूत्रण प्रतिवर्त पैदा करते हैं, जो सीएनएस के द्वारा, जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा सीएनएस को क्या कर देता है? संवेग भेज देता है और सीएनएस इस पर काम करता है और काम करके मूत्रण प्रतिवर्त को एक और संदेश भेजता है वापस कि इसको खाली कर दिया जाए, जिसकी वजह से डिट्रेशन मसल्स के अंदर संकुचन पैदा हो जाता है और अवरोधनियां खुल जाती है। ठीक है, अपन लिख सकते हैं कि मूत्रण का नियमन परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। मूत्राशय की आंतरिक दीवारों में तनाव संवेदांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संवेदांग पाए जाते हैं, जो मूत्राशय के भरने पर, मूत्राशय के भर जाने पर मूत्रण प्रतिवर्त पैदा करते हैं। मूत्रण प्रतिवर्त उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं। ये मूत्रण प्रतिवर्त सीएनएस द्वारा नियमित होकर मूत्राशय की आंतरिक दीवारों में, मूत्राशय की आंतरिक दीवारों के संकुचन को प्रेरित करता है। संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे अवरोधनियां शिथिलित होकर मूत्र को
शरीर से बाहर निकाल देती है। क्या कर देती है? शरीर से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मूत्रण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये चीज आप है वो ध्यान रखोगे, इसके बारे में अपन है वो बात अब है। मूत्र की बात करते हैं अपन। मूत्र की बात करें तो मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? नेचर के अंदर मूत्र कैसा होता है? ये मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। तो अपन लिखेंगे कि अम्लीय प्रकृति का द्रव्य है। पीएच की अपन बात करें तो पीएच लगभग इसका कितना होता है? 6 होता है, 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ध्यान रखना आप इस बात का। पीएच इसकी कितनी होती है? 6 होती है। मूत्र की पीएच 6 होती है। इसके अलावा अपन बात करें कि सामान्य रूप से एक दिन के अंदर कितना मूत्र उत्सर्जन किया जा सकता है, तो एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर मूत्र है वो उत्सर्जित किया जाता है प्रतिदिन। उत्सर्जित मूत्र की मात्रा 1.5 लीटर मान लो आप। ठीक है, 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। और हमने कहा कि मूत्र का जो मुख्य कार्य मूत्र उत्सर्जन के साथ में यूरिया का उत्सर्जन करना है। शरीर के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है मूत्र निर्माण की। और इसके अंदर प्रतिदिन लगभग 20 से 25 ग्राम यूरिया बाहर निकाला जाता है शरीर से। तो अपन लिख दें प्रतिदिन मूत्र द्वारा यूरिया के उत्सर्जन की मात्रा। प्रतिदिन कितना यूरिया शरीर से बाहर निकाला जाता है? 20 से 25 ग्राम पर डे। ठीक है, सामान्य रूप से मूत्र के अंदर पीला रंग पाया जाता है। यूरोक्रोम एक वर्णक होता है, वर्णक की वजह से पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण इसका मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। इसके अलावा अपन बात करें, मूत्र के अंदर एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गंध पाई जाती है। वो गंध यूरिनोड की वजह से पाई जाती है। मूत्र में विशिष्ट गंध यूरिनोड के कारण। यूरिनोड के कारण। इसके अलावा जो मूत्र का रंग है, मूत्र के अंदर होने वाली गंध है, ये दोनों चिकित्सकीय महत्व रखते हैं। इनका चिकित्सकीय महत्व है उसका रंग, उसकी गंध देख करके शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच की जा सकती है। शरीर के अंदर इस मूत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की मात्रा, कोई भी पदार्थ की मात्रा को जांच करके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की परेशानियों को है वो चेक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि मूत्र के अंदर यदि शर्करा की उपस्थिति है तो हम कहते थे कि डायबिटीज है। क्या है? डायबिटीज है। इसके अलावा मूत्र के अंदर कीटोन बॉडी है, कीटोन बॉडी है, तो कीटोसिस एक प्रकार का रोग होता है, वो होने की संभावना इसके अंदर होती है। ठीक है, आप लिख सकते हो मूत्र के रंग व गंध का चिकित्सकीय महत्व है। ठीक है, जैसे मूत्र में शर्करा की उपस्थिति,
शर्करा की उपस्थिति, इसको अपन बोले डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। और मूत्र में कीटोन की उपस्थिति, कीटोसिस, कीटोसिस यहाँ इसको डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर भी कीटोन बॉडी की मात्रा है वो पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या है, चिकित्सकीय महत्व होता है। ये इस प्रकार की जो छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, छोटी मोटी है वो बातें आप है वो ध्यान रखोगे इस प्रकार की। ठीक है, ये उत्सर्जन से संबंधित कुछ बातें थी इधर उधर की जो आपने की। कल अपन अपोन के बारे में और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में और मूत्र अपने वृक्क से संबंधित कुछ रोगों के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी क्लास लंबी हो गई है, इसलिए आज का टॉपिक पूरा हुआ। कल अपन बात करेंगे अपोहन के बारे में, वृक्क प्रत्यारोपण के बारे में बात करेंगे। आप इसको रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए हमेशा, और इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। ए स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट। थैंक यू।